बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से एमकेट ईकेट क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है, जो आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए यकीनन मददगार साबित होगी। इन लेक्चर्स को के अंदर जो एमसीक्यूज़ लिए गए हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर से है और इनको आपको सॉल्व करवाया जाएगा और सॉल्व करवाने के साथ साथ आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। इन लेक्चर्स को करने का जो बेहतर तरीका है वो तरीका ये है जी कि आप सवाल को सुने और सवाल को सुनने के बाद आप लेक्चर को पॉज करें और लेक्चर को पॉज करने के बाद आप जवाब लिखें। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप आंसर हिंट को सुने और लेक्चर को पॉज करके अपना जवाब लिखें। जवाब लिखने के बाद फिर आप आंसर को टैली करें और फैसला करें जी कि आपका आंसर सही था या नहीं, और उसके बाद फिर उस जवाब को सुने जी कि ये आंसर क्यों है और फिर उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को जानें। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो यकीनन आपको इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है और जो पास पेपर इस लेक्चर के अंदर उठाया गया है उसका ताल्लुक एनईडी यूनिवर्सिटी से है। अच्छा जी, पहला सवाल अब आपके सामने है और ये लिखा है जी, इन अ ग्रुप विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर। तो ग्रुप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यकसा रहती है, ये सवाल है आपके सामने। और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको फैसला करना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, आंसर हिंट जो है जी वो ये है कि आप ये जानते हैं, क्योंकि कुछ नॉलेज आपके पास प्रीवियस है और उसको इकट्ठा करना पड़ता है। आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कुछ प्रीवियस नॉलेज आपको अपने दिमाग में लेके आनी पड़ती है और उसके बेस पे फिर फैसला करना पड़ता है जी। तो आप ये जानते हैं जी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डाउन द ग्रुप वेरी होती हैं। चाहे डाउन द ग्रुप की बात करें चाहे अलॉन्ग द पीरियड की बात करें, ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, वेरी होती हैं। अब यहीं से आपको जवाब का अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है जी। और डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन शेल है, ये नई बात है जी कि ना, इलेक्ट्रॉन शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप अगर आप बात करें तो पीरियड नंबर इंक्रीज होते हैं। सबसे ऊपर की बात करें तो पहला पीरियड है और जिस हिसाब से आप नीचे आते जाते हैं तो पीरियड नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ये क्या रहता है जी, सेम रहता है और उसी की बुनियाद पे आप उसको ग्रुप नंबर देते हैं। तो इस बुनियाद पर आप अगर आंसर का फैसला करें तो आपके लिए इंतहाई आसान है जी। और जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप या डाउन द ग्रुप क्या रहते हैं जी, सेम रहते हैं जी। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट बात करेंगे जी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने पढ़ा जी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है और अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहाँ पे वर्ड आया है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और जो इसका ट्रेंड है वो भी यही है जी। जिस तरह आईपी ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है और पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। और जो तीसरी बात आपको यहाँ पे आपके सामने आपको नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका ट्रेंड भी वही है जो आई का और ई का ट्रेंड है जी। तो एनर्जी बेस्ड जो प्रॉपर्टी है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज से मुख्तलिफ है बिकॉज इट इज़ द टेंडेंसी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये जो कुछ आपने नई बातें सीखी हैं जी, कि जो पीरियोडिक ट्रेंड सीखे हैं जी, तो चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, अलोंग द पीरियड ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप क्या होती है जी, डिक्रीज होती है। ये दूसरा सवाल अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी पीवीसी। और पीवीसी क्या होता है, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ डैश पॉलीमर। तो आपको ये फैसला करना है जी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा पॉलीमर है। पहला ऑप्शन है आपके पास एडिशन पॉलीमर,
नंबर 2 इज कंडेंसेशन पॉलीमर। नंबर सी के अंदर वो आपसे कह रहे हैं बोथ ए एंड बी, यानी एडिशन भी है और कंडेंसेशन भी है। और फाइनली जो ऑप्शन है वो है जी नन ऑफ दिस। तो हमें फैसला करना है जी। इंतहाई आसान सवाल है, यकीनन आपने इसका जवाब लिख लिया होगा। तो हिंट क्या है जी? हिंट क्या है जी कि विनाइल क्लोराइड। अब आपको क्या देखना है जी? अब आप ये देखिए जी कि जो मोनोमर है वो कैसा है जी। तो मोनोमर क्या है जी? मोनोमर आपका अनसैचुरेटेड इन नेचर है, जो आपको कहाँ से अंदाजा हो रहा है? विनाइल से अंदाजा हो रहा है। विनाइल का मतलब होता है जी दो कार्बन, और दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का मौजूद होना। तो विनाइल क्लोराइड क्योंकि आपका अनसैचुरेटेड इन नेचर है, और जब भी आपका मोनोमर अनसैचुरेटेड इन नेचर होगा तो वो किस किस्म के पॉलीमर्स देगा? वो आपके एडिशन पॉलीमर्स देगा जी। तो यहाँ पे इस बात को मजीद आपने क्लियर कर दिया जी। तो डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद ना होना ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की निशानी होती है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की निशानी होती है। तो इस किस्म के सवाल अगर आपके पास आए तो आप मोनोमर को फोकस करें। तो मोनोमर को अगर आप फोकस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, और आपने अपने दिमाग में क्या रखना है जी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन उस वक्त होगी जबकि मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर मोनोमर के अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो यकीनन वाटर रिमूव होगा, और वाटर के रिमूव होने की वजह से ये जो पॉलीमराइजेशन होगी वो क्या होगी जी? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो इंतहाई आसान सवाल था और इसका जवाब क्या है जी? एडिशन पॉलीमर इसका जवाब है। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बात करते हैं जी। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं जी? तो पॉलीमर्स आपके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनते हैं जी, और स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से बनते हैं जी। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स कहलाते हैं जी। कुछ एडिशन पॉलीमर्स जो आपकी किताब के अंदर हैं उनको एक जगह किया है जी। तो पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन, तो दोनों का मतलब सेम ही है जी। पॉलीइथीन भी कहते हैं, पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, और पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट जिसको पेक्स कहते हैं जी। तो ये तमाम की तमाम ये वो पॉलीमर्स हैं जो किस किस्म के हैं जी? जो एडिशन पॉलीमर्स हैं और जो आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह ये लिस्ट है जी कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, तो इसको भी आप देख लें जी। बेकलाइट जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है। इसी तरह ये आपके कुछ बायो पॉलीमर्स हैं जी। सक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, स्टार्च, अमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये जितने भी नाम आपके पास आए ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स कैटेगरी से हैं। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन ये आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो ये सारे के सारे जो ग्रीन से यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे आपके सामने बायो पॉलीमर्स हैं। और पॉलिएस्टर, टर्लीन या नायलॉन ये आपके फैब्रिक हैं। तो फैब्रिक भी बेसिकली क्या होते हैं? ये भी आपकी कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं जी। तो ये आपके सामने कुछ नई बातें आई, तो इनको भी ज़रा आप साथ लेके चलें जी। तो ये आपके पास कुछ एडिशनल पॉलीमर्स की लिस्ट है, और ये कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की लिस्ट है। और ये ई कैट और एम कैट की तैयारी के लिए सबसे अहम बात ही क्या है जी कि आप चीज़ों को समराइज़ करें। तो चीज़ों को पूरी किताब में से जो आपको एक जैसी चीज़ें नज़र आती हैं आपको चाहिए कि आप उनकी लिस्ट बना लें। तो लिस्ट बनाने से यकीनन आपको फ़ायदा होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो एक आपके पास एक लिस्ट मौजूद होगी, वो लिस्ट आपको याद होगी, उस लिस्ट से देख के आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। तो लिस्ट भी बनाइए और इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। तो इस सवाल के अंदर एडिशन पॉलीमर्स की लिस्ट और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की। अच्छा जी, ये तीसरा सवाल है आपके सामने और लिखा हुआ है जी पेंट कंसिस्ट ऑफ। पेंट किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? तो यहाँ पे एक वर्ड आया है ड्रायर, दूसरा कह रहे हैं जी बाइंडर, तीसरा कह रहे हैं जी फिक्सर, और चौथा है जी ऑल। तो हमें फैसला करना है जी कि पेंट किन पर मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, बाइंडर तो पेंट का कंपोनेंट है, हम जानते हैं। ड्रायर एक नया वर्ड आया है, तो ड्रायर का मतलब यकीनन ड्राइंग ऑयल ले लें। तो ड्राइंग ऑयल को ड्रायर कंसिडर आप कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात भी आपको सही समझ में आ रही है। ये फिक्सर, ये पहली बार वर्ड आपके सामने आया है। तो ये फिक्सर क्या होता है इसको देख लेते हैं जी। तो तीन कंपोनेंट है पेंट के। ये पहली हिंट है आपके लिए कि कंपोनेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं जी जो आपकी किताब ने आपको बताए हैं। नंबर 1 इज बाइंडर, नंबर 2 इज पिगमेंट, और नंबर 3 इज ड्रायर। तो ड्राइंग ऑयल को हमने क्या कह दिया जी? ड्रायर कह दिया। और जो पिगमेंट है, पिगमेंट को फिक्सर भी कहते हैं। जो पेंट की टर्मिनोलॉजी है, उस पेंट की टर्मिनोलॉजी के अंदर
जो पिगमेंट है उसको फिक्सर भी कहा जाता है जी। आपकी किताब तो आपको नहीं बताती, लेकिन अब इसको आप याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑल हो गया। तो पेंट की 3 कंपोनेंट है आपकी किताब के हिसाब से, बाइंडर, पिगमेंट और ड्रायर। और पिगमेंट को फिक्सर भी कहा जाता है पेंट की टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो 3 कंपोनेंट हो गए, ड्रायर, बाइंडर और फिक्सर। तो ये तीनों ही पेंट के कंपोनेंट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑल है। अच्छा जी, 2 किस्म के पेंट्स होते हैं जी, और एक ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं जिनको आप ऑयल पेंट्स कहते हैं। सॉल्वेंट से इसका ताल्लुक है जी। तो सॉल्वेंट अगर ऑयल है तो ये ऑयल पेंट्स कहलाएंगे, और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ये क्या कहलाएंगे? इमल्जन कहलाएंगे या वाटर बेस्ड पेंट्स कहलाएंगे। तो वाटर बेस्ड पेंट्स को इमल्जन भी कहते हैं। या पेंट्स कितने किस्म के होते हैं? तो पेंट्स 2 किस्म के होते हैं, ऑयल पेंट्स और इमल्जन्स। अच्छा जी, डिफरेंट पिगमेंट्स या डिफरेंट फिक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं जो पेंट को मुख्तलिफ कलर देते हैं जी। तो यहाँ पर उनको हमने यहाँ पे समराइज़ किया है आपके सामने। टाइटेनियम ऑक्साइड ये वाइट कलर देता है, कार्बन ब्लैक कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लाइट क्रोमेट लिखा हुआ है जी, येलो कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है, और आयरन ऑक्साइड रेड या ब्राउन कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक लिस्ट है आपके सामने। इस तरह की लिस्टें आप जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतना आपको इन इम्तिहान की तैयारी के अंदर आपको आसानी होगी। आपने किताब को समराइज़ करना है, और किताब को समराइज़ करने के बाद जितने ज़्यादा MCQs आप अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका फ़ायदा है, उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? अच्छे से अच्छी हो जाएगी। तो ये तरीका है एमकेट और ईकेट की तैयारी करने का। तो आप इस तरीके पे चलें, ना कि आप थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करें और लंबी लंबी चीज़ें याद करें, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप समराइज़ करें, उनको एक जगह करें, इस तरह लिस्ट की फॉर्म में लेके आएँ और MCQs को अटैम्प्ट करते जाएँ जी, और तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, पेंट्स के साथ एक चीज़ और आपने पढ़ी है, और वो कहलाती है जी वार्निश। तो पेंट्स और वार्निश के अंदर क्या फ़र्क होता है जी? तो ये मैं आपको बता देता हूँ जी। तो पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिनको अभी आपने पढ़ा जी फिक्सर भी कहते हैं, लेकिन वार्निश के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, यानी फिक्सर नहीं होते। तो यही एक बुनियादी फ़र्क है जो पेंट्स और वार्निश के अंदर तफरीक करती है। तो इस बात को याद रखिएगा जी कि पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जी, और वार्निश इसके अंदर पिगमेंट्स नहीं होते। अच्छा जी, ये अगला सवाल है आपके सामने है, और ये टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग है जी। लिखा हुआ है जी विटामिन B1 इज, ये विटामिन B1 क्या होता है जी? मेडिकल के स्टूडेंट शायद इस बात का जवाब दे दें। और ये आपके पास लिखा हुआ है राइबोफ्लेविन, थायमिन, नायासिन और ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी। तो अगेन मैंने आपको बताया कि ये टोटली लर्निंग बेस्ड है, तो ये अगर आपने याद किया हुआ है तो आप इसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं जी। तो विटामिन B1 क्या कहलाता है? ये थायमिन कहलाता है जी। तो इस सवाल को याद रखने का तरीका क्या है जी? सवाल को याद रखने का तरीका यह है जी कि मैंने फिर आपको पीछे बताया जी कि आप लिस्टिंग करें जी, जितने भी विटामिन हैं उनको आप एक जगह कर लें, और उनको एक जगह करके आप उन सब के नाम लिख लें जी, और आप कोशिश करें उनको याद करने की। अगर आप याद नहीं कर रहे तो आप MCQs को सॉल्व करते जाएँ, मुख्तलिफ वाइटामिन आपके सामने आते जाएंगे और मुख्तलिफ नाम आप लिखते जाएंगे। तो इम्तिहान में जब कोई वाइटामिन आपके सामने आएगा तो इंशाल्लाह ताला आप उसका नाम बड़े आराम से लिख लेंगे जी। तो विटामिन B1 ये आपकी टोटली नॉलेज बेस्ड MCQs था, यानी ये आपके दिमाग में था जी कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से आपने नाम लिखा। तो विटामिन B1 थायमिन कहलाता है। विटामिन B2 यहाँ पे अब आपको फ़ायदा ये है जी कि आपको लिस्ट भी मिल गई, तो आप ये लिस्ट अपने पास रख सकते हैं ताकि आप विटामिन को आपको एक जगह करना, अगर आपने नहीं किया तो मैंने आपको करके दिया, तो आप इसको आपके लिए याद करना आसान हो जाए। विटामिन B2 क्या कहलाता है? राइबोफ्लेविन कहलाता है जी। विटामिन B3 नायासिन कहलाता है। तो विटामिन B1, B2 और B3 के यहाँ पे नाम दिए हुए थे। विटामिन B6 पायरोडिऑक्साइन कहलाता है। विटामिन B12 ये सियानो कोबाल्ट अमीन कहलाता है। तो ये विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस के नाम अब आपके सामने मौजूद है, पूरी लिस्ट अब आपके सामने मौजूद है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी? थायमिन है। और जो आपने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब आपने दिया। तो विटामिन 2 कैटेगरीज है विटामिन की। कुछ विटामिन आपके फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाती हैं, कुछ विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं जी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं जी? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K।
दे आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन, और जो बीच में बचे जी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ए के बाद बी और सी जो यहाँ पे मिस हो गया, तो बी और सी क्या है जी, दे आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। लिस्ट को मुकम्मल कर लेते हैं, विटामिन ए से लेकर विटामिन ई। अब केमिकली ये क्या है जी, इनके नाम क्या है, तो इनको भी अब आप अपने पास याद रख लें जी। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन बी की लिस्ट आपके सामने मौजूद है जी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है, विटामिन ई टोसोफेरॉल कहलाता है, और विटामिन के मीनाडायोन कहलाता है जी। तो केमिकल जो इनके नाम है वो अब आपके सामने मौजूद हैं। तो अगर आपने विटामिन पे कमांड हासिल करनी है जी, तो कम से कम ये दो बातें याद रखें जी, कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल और कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन ए से लेकर विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्सेस में विटामिन के नाम क्या हैं जी। तो इनकी आप लिस्टिंग करें, और लिस्टिंग करने के बाद आप इन्हें याद करें, और अगर याद नहीं करते तो कम से कम आप एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें। तो जब आप 8-10 साल के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करेंगे, जब आप 8-10 पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे, तो यकीनन ये विटामिन 5 से 6 बार तो ज़रूर आए हुए होंगे, तो आपको मुख्तलिफ विटामिन के नाम खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अगला सवाल अब आपके सामने है, और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दी है जी, और कह रहे हैं जी दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डैश। आपके पास आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है ये कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इसलिए है क्योंकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, उनको यहाँ पर ओपन करके दिखाया गया है। तो जब भी डी जनरेट ऑर्बिटल्स को ओपन करके दिखाया जाएगा, तो ये हुंड्स रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी जी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए जी, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए जी कि इलेक्ट्रॉन्स को गिन लें आप। तो आपको 2 और 2 4 और 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को गिनने से पहले ज़रा इस बात को भी देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सही दी है या नहीं दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सही दी गई है, 1 के बाद 2 आता है, और 2 के अंदर एस पहले आता है और पी बाद में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती नहीं है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 7 है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं जी बराबर होते हैं जी, ठीक है जी। तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स, तो 7 प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है जी। अच्छा जी, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके अंदर डी जनरेट ऑर्बिटल्स में मैंने पहले ही बात कर ली थी। तो हुंड्स रूल क्या कहता है जी, कि जब भी डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे तो इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि पी एक्स के अंदर और पी वाई के अंदर और पी जेड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन गया, और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो जाएंगे जी, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पहले हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हुंड्स रूल की वायलेशन है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वायलेशन का सवाल भी आता है। तो जब भी आपको पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स ओपन करके दिए जाएं, तो फ़ौरन आपके दिमाग में आना चाहिए यकीनन हुंड्स रूल की वायलेशन होगी, इसलिए आपको डी जनरेट ऑर्बिटल्स ओपन करके दिखाएंगे। और अगर अन और सिंगली फिल्ड होने से पहले अगर कहीं पेयरिंग हो, यानी यहाँ पे PX2 लिखा होता, तो यकीनन ये हुंड्स रूल की वायलेशन होती। तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये बात है जी। और आपको ये ई कैट और एम कैट की प्रिपरेशन के लिए कम से कम शुरू के 10 बल्कि शुरू के आपको 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। और इसी तरह जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहली सीरीज़ है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो कम से कम ये एटॉमिक नंबर के साथ आपको लाजमी याद होनी चाहिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अब ये लिस्ट अब आपके सामने है जी, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, यकीनन आपको याद भी होगा जी। 3 लिथियम है, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 is sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silicon, 15 phosphorus, 16 oxygen, 17 chlorine, 18 argon, 19 potassium,
एंड 20 कैल्शियम। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की लिस्ट मैंने अब आपके सामने रख दी है, और इसके साथ आप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसके जो आपकी स्कैंडियम सीरीज़ है जी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, आप उसको भी याद करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपके बहुत काम आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एमकेट और ईकेट के लिए कुछ चीज़ें अब आपके दिमाग में रहती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप लर्निंग पे भी लेके जाएँ। अच्छा जी, ये नया सवाल अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी, प्रोटीन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ। प्रोटीन किसका कॉम्प्लेक्स है, इस पे हमें बात करनी है जी। तो जो पहला ऑप्शन है वो है जी अमीनो एसिड्स, जो दूसरा ऑप्शन है वो है जी सिंपल शुगर, तीसरा ऑप्शन आपके पास एंजाइम्स है, और चौथा आपके पास है लिखा हुआ है जी नन ऑफ दीज। तो आप अपने दिमाग में जी प्रोटीन्स की डेफिनेशन को लेके आए जी। आप ये जानते हैं जी कि प्रोटीन इज फॉर्म बाय द पॉली कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड प्रोटीन के क्या है जी, मोनोमर है। यहाँ पे आपको जवाब मिल गया है जी, ठीक है जी। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म होता है जी, तो ये इसका सिंपल सा जवाब था जी। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोनोमर्स को याद रख लें तो आपको इन सवालों को करना आसान हो जाएगा जी। जो शुगर्स हैं, मोनोसाइड्स, ये जब कंडेंस होते हैं तो ये पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो मोनोमर होता है जी वो आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या आप इनको क्या कहते हैं जी, शुगर्स कहते हैं जी। एंजाइम्स की यहाँ पे बात की जाए जी, तो एंजाइम्स दिस इज द क्लास ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की एक किस्म है जी, और एंजाइम्स का काम क्या है जी, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करना। तो एंजाइम का वर्ड यहाँ पे आया था, तो एंजाइम के वर्ड को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और अमीनो एसिड क्या होते हैं जी, दे आर द बाय फंक्शनल कंपाउंड्स, और दो फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड्स के अंदर लाजमी होते हैं जी। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जी, जिसकी वजह से ये आपके एसिड्स कहलाते हैं, और दूसरा अमीनो लिखा हुआ है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है जो आपका NH2 ग्रुप है जी। तो अमीनो एसिड आपकी बाय फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप मौजूद होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है, और ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या होती है, लिखा हुआ है जी। पहला ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जी सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है जी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें जी कि जो अल्कली मेटल्स हैं जी वो तो हार्डनेस का बाइस नहीं होते जी। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए जी, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और पोटेशियम, और बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम और सोडियम, ये तो इनको तो आप छोड़ दें, ये तो जवाब कभी हो ही नहीं सकते। अब रह गए आपके पास ये दो, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स। इन दोनों के अंदर आपने फैसला करना है जी, क्योंकि जो हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। अब बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है या सल्फेट्स की वजह से होती है, इसको हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे अब आपको जवाब मिल गया, ये अपने दिमाग में रखें जी कि सल्फेट्स की वजह से हार्डनेस होती है जी। तो इसका जो जवाब है वो क्या है जी, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये अब आपको याद रखना है जी। हार्डनेस की बात करते हैं जी, तो परमानेंट हार्डनेस जो वाटर के अंदर होती है जी वो किसकी वजह से होती है, वो सॉल्युबल कंपाउंड्स की वजह से होती है जी। तो कार्बोनेट्स और जो बाइकार्बोनेट है वो तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है जी। तो क्योंकि जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे तो ये हार्डनेस का बाइस नहीं बनेंगे। लेकिन आयंस अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेंगे तो ये प्रेसिपिटेट नहीं हो सकेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सोप को वेस्ट करेंगे, और सोप को जब वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से लेदर, जिसको आप झाग कहते हैं, वो फॉर्म नहीं हो सकेगा। तो ये परमानेंट हार्डनेस का मेन प्रॉब्लम होती है जी। तो जो परमानेंट हार्डनेस है वो किन आयंस की वजह से होती है वो मैंने यहाँ पे अब आपको समराइज करके दिया है जी। क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स ये सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम को ले जाती हैं, और ये परमानेंट हार्डनेस का बाइस बनते हैं जी। जो टेम्परेरी हार्डनेस है जी
वो कार्बोनेट्स और बाय कार्बोनेट्स की वजह से होती है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा जी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाय कार्बोनेट्स मौजूद है जी तो ये टेम्परेरी हार्डनेस का बाइस बनेंगे जी, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स मौजूद हैं तो ये परमानेंट हार्डनेस का बाइस बनेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जा सकता, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है, और रिमूव करने की कुछ तरीके मैंने यहाँ पे समराइज किए हैं, इनको आप देख लीजिएगा जी। तो पहला तरीका है जी बॉइलिंग करें, तो बॉइलिंग करने से ये जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं जी तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये रिमूव हो जाते हैं, तो मसला हल हो जाता है आपका। दूसरा तरीका क्या है जी कि आप लाइम को ऐड कर दें, और लाइम का मतलब क्या है जी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दें जी, तो ये कार्बोनेट्स को क्या कर देते हैं, प्रेसिपिटेट होने में मदद दे देते हैं जी। तो इस तरह ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या हो जाते हैं जी, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं, तो हार्डनेस क्या हो जाती है जी, खत्म हो जाती है जी। अगला तरीका क्या है कि जियोलाइट्स ऐड कर लें जी, या तरीका क्या है जी कैलगॉन ऐड करें, या फिर आयन एक्सचेंज रेजिन को आप ऐड करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपकी किताब ने नहीं दिए जी, लेकिन ये तरीके इम्तिहान में कई बार पूछे गए हैं जी। तो इन तरीकों पे ज़रा आप कमांड हासिल करें। तो ये तरीके टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह से रिमूव कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आपके सामने इसको हमने समराइज़ किया है जी। तो बॉइलिंग एक तरीका है जी, एक तरीका है लाइम को ऐड करने का, लाइम को ऐड करके ये आयंस, कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ये क्या हो जाएंगे जी, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। जियोलाइट्स को ऐड करके भी ये प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। कैलगन और आयन एक्सचेंज रेजिन भी इनको सॉल्यूशन से हटाने का जरिया है जी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होती जी। और परमानेंट हार्डनेस की वजह सल्फेट्स, क्लोराइड्स या नाइट्रेट्स हैं, जबकि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है जी, ये आपके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम ही हार्डनेस का बाइस बनते हैं, अल्कली मेटल्स ही हार्डनेस का बाइस नहीं बनते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी, एक फार्मूला आपको दिया हुआ है जी, और फार्मूला क्या है जी, CH3PO4 2, इसे क्या कहते हैं, ये सवाल है आपके पास। तो पहला ऑप्शन है जी फॉस्फोराइट, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरेट, तीसरा ऑप्शन है विविलाइट, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। चैप्टर नंबर 11 को याद करें जी, और इस बात का ख्याल रखिएगा जी, जो PO4 है वो आपके फॉस्फेट कहलाता है जी, और फॉस्फेट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को ज़रा दिमाग में लेके आए हैं, और आप ये जानते हैं जी जो ये फार्मूला लिख के दिया गया था, तो ये रॉक का फार्मूला बताया गया था, और इस फार्मूले के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया था वो फॉस्फोराइड इस्तेमाल किया गया था। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर अब आपको मिल गया जी, फॉस्फोराइड इसका करेक्ट आंसर है जी। तो फॉस्फोराइड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। फर्टिलाइज़र को, दो किस्म की फर्टिलाइज़र आपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के अंदर आपने पढ़ी थी, एक सुपर फॉस्फेट थी और एक ट्रिपल फॉस्फेट थी जी। तो फॉस्फोराइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता था तो सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस होती थी। सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट का फार्मूला सेम है जी, और फार्मूला क्या है जी, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये इसका फार्मूला है CaH2PO4, ये भी अपने दिमाग में रखें जी। इसको सुपर फॉस्फेट इसलिए कहते हैं जी कि इसके अंदर पहली बात तो ये जी, फॉस्फोरस जो प्लांट्स अपने अंदर इंटेक करते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर यानी फॉस्फोरस की फॉर्म में इंटेक नहीं करते, फॉस्फेट की फॉर्म में भी इंटेक नहीं करते, बल्कि ये किस फॉर्म में इंटेक करते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में यानी P2O5 की फॉर्म में इंटेक करते हैं। तो ये नई बात अब आपके सामने है जी। और सुपर फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की जो असीमिएबल अमाउंट है, यानी जो प्लांट अपने ले सकते हैं, प्लांट हासिल कर सकते हैं, वो 18 to 20% है जी। और जो ट्रिपल फॉस्फेट है और सुपर फॉस्फेट, उसमें फ़र्क क्या है जी कि ट्रिपल फॉस्फेट इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रोवाइड करता है। बनाने का तरीका मुख्तलिफ है जी। फॉस्फोराइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिप्सम आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पर नहीं मिलता। फार्मूला सेम है जी, लेकिन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की जो मिकदार है वो इसके अंदर ज़्यादा होती है और 48 to 50% होती है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है, और लिखा हुआ है जी KC
के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं जी। तो के सी फॉर द स्टेरिफिकेशन इज डैश, के सी की वैल्यू आपको मालूम करनी है जी। लिखा हुआ है जी, इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस एंड एस्टर इज 0.666 मोलर। न्यूमेरिकल आप एक तरीके से आपके पास आ गया, जवाब दिया हुआ है 4, हाफ, 2 और नन। अब प्रीवियस नॉलेज को अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे जी कि आपने न्यूमेरिकल इसके बहुत सारे किए हैं जी, तो आप ये कह सकते हैं जी इसका जवाब 4 होगा। ठीक है, आप तुक्का लगा लें, हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन अच्छा है जी कि आपको ये सॉल्व करके देखें और सॉल्व करके इस बात का फैसला करें जी कि इसका जवाब क्या है। ठीक है जी, आंसर एंड में आपको दे देता हूँ जी। एक तो आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद रखना है जी। तो एसिड का रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ करवाया जाता है तो एस्टर और वाटर बनता है जी। और आप ये जानते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इसको जरा सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद फिर हम आंसर का फैसला करेंगे जी। तो एस्टेरिफिकेशन होता क्या है जी, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एस्टर। तो ये एस्टेरिफिकेशन जो वर्ड आया था उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जो केसी है इस फॉर्मूले के हिसाब से इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड वाटर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। अब हमने क्या करा है, अब आपने वैल्यू डाल दी थी क्योंकि आपको क्योंकि देखिए स्टेचोमेट्रिकली एस्टर और वाटर के दरमियान जो रेशो है 1:1 है और एसिड और अल्कोहल के दरमियान भी रेशो 1:1 है। तो जो एस्टर की वैल्यू दी हुई है वही वाटर की वैल्यू होगी और जो एसिड की वैल्यू दी हुई है वही अल्कोहल की वैल्यू होगी। तो हमने इसको 2 बार एप्लीकेट कर दिया। अब आपने इसको अगर बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना है जी तो आप 0 पॉइंट डेसिमल भूल जाइए। अब आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है और यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है और आप ये जानते हैं कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो आप इसको ज़रा कैंसिल करें, 3 यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। इसी तरह इस 0.33 को आपने 0.666 से कैंसिल किया तो ये अगेन 1:2 का रेशो है, तो यहाँ पे भी 2 बचा और यहाँ पे भी 2 बचा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है जी 4 होता है। तो इसका मतलब है इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि एमकेट के अंदर और ई कैट के अंदर जो आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वो इसी हिसाब से दिए जाते हैं जी कि आप बगैर कैलकुलेटर के उनको सॉल्व कर सकें। तो इसका मतलब है कि इंतहाई मुश्किल नहीं होते, थोड़ी सी तवज्जो आपको दरकार होती है जो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपने बचपन के अंदर 5वीं या 6ठी क्लास के अंदर बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करते थे, तो उसी किस्म की सवालात होती हैं जिन्हें आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल से आप घबराया मत कीजिए, उसको आप आगे लेकर चलें और आगे लेकर चलने के बाद जब कैलकुलेशन का वक्त आए तो यकीनन कैलकुलेशन के लिए सिंपल ही कैलकुलेशन होंगी जिनको आप सॉल्व करके देखें और सॉल्व करके देखने के बाद आप जवाब लिखें। आप तुक्का ना लगाएं, हो सकता है आपका तुक्का सही हो लेकिन कभी कभी ये तुक्का गलत भी हो सकता है जी। तो अगर ये वैल्यूज़ चेंज कर देते तो जवाब फिर 4 नहीं होता। तो आपको चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप उसको सॉल्व करके देखें जी। तो तकरीबन जो कैलकुलेशन होती है वो ये होती है जी कि एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का वक्त होता है। तो आप कोशिश करें कि आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप इसको बाद के लिए छोड़ें जी और आप दूसरे सवालों को ले लें और जब आप पूरा पेपर मुकम्मल करके आए तो फिर आप इन सवालों को अटैम्प्ट करें। वैसे अच्छा तरीका यही है कि आप इन सवालों को साथ साथ लेके चलें, लेकिन टाइम का ख्याल रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो जवाब इसका 4 है जो आपको यहाँ से मिला। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं और लिखा हुआ है जी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज। तो विनेगर सिरका, और विनेगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विनेगर किस पर मुश्तमिल होता है जी, एसिडिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। तो ये अब आपके लिए कोई शक नहीं है। आपने कुछ देखा, कुछ सवाल आपके इंतहाई आसान हैं, कुछ सवाल मुश्किल भी हैं। तो जो एमकेट और ई कैट के पेपर होते हैं वो मिले जुले सवाल पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ बआसानी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और कुछ में आपको परेशानी होती है जी। तो कहीं आपका टाइम सेव होता है और कहीं आपका टाइम क्या होता है जी तो वो बच जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आप 10 सेकंड से भी पहले इसका जवाब दे सकते हैं जी, तो आपका बड़े आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम सेव हो गया जो न्यूमेरिकल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक है जी। और एसिडिक एसिड का फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। तो एसिडिक एसिड का फार्मूला क्या है जी, CH3COOH। तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर एसिडिक एसिड है जिसका फार्मूला अब आपके सामने है जी।
अच्छा जी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अंदर ये कुछ फंक्शनल ग्रुप की पहचान आपको करवाई है जो रेड से दिए हुए हैं जी, वो आपके फंक्शनल ग्रुप है जी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका CHO एल्डिहाइड है, CO कार्बोनाइल कार्बन, और दोनों तरफ अगर अल्काइल रेडिकल लगा हो तो ये आपका कीटोन कहलाता है। दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगा हो और बीच में COO लगा हो तो ये आपका एस्टर ग्रुप कहलाता है जी। और कार्बोनाइल कार्बन, दो कार्बोनाइल कार्बन लगे हुए हो और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ हो तो ये आपका एनहाइड्राइड कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप को मैंने यहाँ पर एक जगह किया। OH लगा हुआ हो तो ये भी ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्कोहल, और अगर दो अल्काइल रेडिकल के बीच में O लगा हुआ तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ईथर कहलाता है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो विनेगर है उसके अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो 5 to 8%, या आप कहें जी कि अराउंड 10%, अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लें तो ये इसको राउंड ऑफ कर देंगे आप 10 पे, तो अराउंड 10% एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि विनेगर के अंदर कितने परसेंट एसिटिक एसिड होता है जी, तो आपका जवाब होगा अगर 5 to 8 नहीं दिया हुआ तो आप लिखेंगे जी 10%। अच्छा जी, ये 11वां सवाल अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड डैश इज ऑब्टेन। तो देखिए, दिस इज द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का अगर रिएक्शन करवाया जाता है जी तो उसके नतीजे में जी एस्टर मिलता है जी, और एस्टर की वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं जी। तो इस सवाल के अंदर आपने एस्टर को सिलेक्ट करना है जी। तो फर्मेंटेशन, ये तो बिल्कुल ही आउट चले गए। और इथेनोइक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका ईथर है तो ये आपको इथाइल एसीटेट, ये एस्टर की कॉमन नोमेनक्लेचर है। तो आपका जवाब क्या है जी, इथाइल एसीटेट आपका जवाब है। स्टेरिफिकेशन क्या होता है ये मैंने एक बार आपको फिर बताया जी। इट इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एस्टर, एंड बाय प्रोडक्ट इज वाटर। और फर्मेंटेशन एक नया वर्ड आया है जी। तो फर्मेंटेशन क्या होता है इसको आप देख लीजिए। फर्मेंटेशन इथेनॉल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इथेनॉल को स्टार्च से या मोलेसिस से या कहें जी बायो कंपाउंड से जी की केमिकल ब्रेकडाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए की जाती है। तो बायोकेमिकल जो कंपाउंड है उसको केमिकली ब्रेकडाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या कहें जी इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसके नतीजे में आपको इथेनॉल मिलता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो बायोकेमिकल कंपाउंड की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए, क्योंकि बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जी, तो उसके जरिए जी केमिकली ब्रेकडाउन कराई जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स को क्या करते हैं जी, सिक्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में बायोकेमिकल कंपाउंड केमिकली ब्रेकडाउन होता है और उसके नतीजे में आपको इथेनॉल हासिल होता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। फर्मेंटेशन एक वर्ड आया था जिसको मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, द बॉन्ड इन HCl। तो HCl के अंदर जो बॉन्ड है उसको आपने पहचानना है, और इंतहाई आसान सवाल होगा यकीनन आपके लिए है जी। तो आप ये जानते हैं जी कि HCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जी। अब आपको ये पहचानना है जी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है या आपको ये पहचानना है जी कि पोलर बॉन्डिंग होती है या नॉन पोलर बॉन्डिंग होती है। तो आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है जी। अब आपके जो अगला ऑप्शन है वो क्या है जी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड मौजूद होगा तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा जी, वो आपका पोलर इन नेचर होगा जी। तो जो बॉन्ड HCl के अंदर है वो पोलर इन नेचर है जी। तो पोलर कोवेलेंट ये इसका आंसर है जी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको जरा एक बार देख लेते हैं जी। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये बॉन्ड होता है बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे आया तो उसको मैंने डिफाइन किया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ एटम्स। पोलैरिटी कब आएगी और पोलैरिटी कब नहीं आएगी जी, तो अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बिटवीन एटम्स, जिस तरह HCl के केस के अंदर है, तो इसकी वजह से कंपाउंड के पास पोलैरिटी आ जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 0.5 से ज़्यादा होगा और 1.7 से कम होगा, तो जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा बिटवीन टू एटम्स तो वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस की
और वजह क्या है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे डेटिव बॉन्ड की बात हो रही है या कोवेलेंट बॉन्ड की बात, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं जी। और डेटिव बॉन्ड क्या होता है जी, डेटिव बॉन्ड वो होता है जी, इट इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की एक किस्म है जी जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक एटम प्रोवाइड करता है जी। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम प्रोवाइड करे तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस। हाइड्रोजन नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है जी, हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस लिखा है जी। और कंपाउंड का नाम है जी NH4Cl इज। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो किस नेचर का है? तो खैर यकीनन ये भी इंतहाई सिंपल सवाल है और आप इसका आंसर जान गए होंगे। हिंट क्या है जी, आप फौरन अपने दिमाग में लेके आए जी, जो अमोनियम की फॉर्मेशन है, तो अमोनियम की फॉर्मेशन आपकी किताब ने जो डिस्कस की है वो डिस्कस की है एज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटिव बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि यहीं से आपको अंदाज़ा हो गया जी कि यकीनन ये बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, दूसरी बात आप ये जानते हैं जी कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और अमोनियम के बनने से पहले अमोनिया बनती है, और जिस वक्त अमोनिया बनती है उस वक्त अमोनिया के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यानी अगर ये सवाल इस तरह होता, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता, तो जवाब क्या होता जी, कोवेलेंट बॉन्ड होता जी। ठीक है जी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बाद नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो डोनेट करता है, और डोनेट करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपना ऑर्बिटल को वैकेंट करता है, और उसके बाद नाइट्रोजन के लोन पेयर हाइड्रोजन को क्या हो जाते हैं जी, शेयर्ड हो जाते हैं, और क्या बॉन्ड बन जाता है जी, डेटिव बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जो आप पहले ही पहचान गए थे जी। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है, जहाँ जिस तरह यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के अंदर देखा जी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी किताब के अंदर दी हुई हैं जी, जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको के सामने रख दी जी। अमोनियम, हाइड्रोनियम आइंस, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, नेट्रोमीथेन। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 के अंदर आपने मेटालिक हाइड्राइड्स पढ़े हैं, उनके अंदर भी डेटिव बॉन्डिंग होती है। या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो आपने चैप्टर 5 के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा। तो ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं कि जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग होती है जी। और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जी, ये बनने के बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं, और बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। ये सिर्फ बनने से पहले है जी। बनने से पहले तो इनमें फ़र्क है जी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए, और फिर आप उसको आप एरो से शो कर देते हैं। एरो की टेल उस एटम की तरफ होती है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है या शेयर्ड कर रहा होता है। जो ले रहा होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसके पास एरो की टेल होती है। ये डिस्टिंक्शन तो रखते हैं जिस वक्त आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो ये नई बात आपके सामने आई है, इसको भी आप इसका भी ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन 14 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, पीएच इज रिप्रेजेंटेड बाय। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो 4 फार्मूले आपको दिए हुए हैं। तो खैर ये भी आपके लिए इंतहाई आसान सवाल है, लेकिन वो इसको ड्राइव करके भी दे सकते थे जी। अच्छा जी, तो पीएच का मतलब पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन होता है, और पी का मतलब नेगेटिव लॉग होता है जी। तो यहाँ पे अब आपको आंसर दिया हुआ है जी कि आप जानते हैं पीएच इज नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो आंसर अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो ये आपकी सिलेक्शन हो गई। और मुख्तलिफ फॉर्म में किस तरह से मौजूद होता है इसको हम देख लेते हैं जी। तो पीएच होता क्या है जी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पीएच इज द नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पीएच।
तो पीएच का जो अगला फॉर्मूला है, जो लिखने का अगला तरीका है, वो क्या है जी? इट इज़ द नेगेटिव, इट इज़ द लॉग, नेगेटिव का वर्ड यहाँ से हट गया, सिंबल हट गया, साइन हट गया। इट इज़ द लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द H पॉजिटिव आयन। तो लॉगरिथम टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन भी क्या कहलाता है? ये भी पीएच कहलाता है जी। तो आपने ये जो नेगेटिव साइन था, लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी, वो आप कहाँ पे ले गए? आप इसको -1 बना दिया। ये एन लॉग ऑफ किसके बराबर, लॉग ऑफ ए किसके बराबर होता है? लॉग ए की पावर एन के बराबर होता है। यहाँ पे एन मिस हो गया, इसका जरा इसको देख लीजिएगा। तो लॉग ए की पावर एन के बराबर होता है, वही काम मैंने यहाँ पे किया है जी। और -1 का मतलब है 1/h। तो पीएच का फॉर्मूला ये भी है। तो आपको ये पीएच का फॉर्मूला इस सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, या आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता था जी। तो पीएच किसके बराबर होता है? एक तो नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, या पीएच बराबर होता है लॉग टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो दोनों तरीके हैं पीएच को एक्सप्रेस करने के। तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको पीएच को एक्सप्रेस करने का बता दिया। ये पीओएच का फॉर्मूला है, विच इज़ द नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और ये भी आप जानते हैं जी कि पीएच और पीओएच किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने पीएच और पीओएच के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? अब ये इंतहाई आसान है, यकीनन आपने सवाल को पढ़ते ही आपने यकीनन इसका जवाब दे दिया होगा जी। और आंसर हिंट क्या है जी? कि आप फॉरन गैस लॉस को अपने दिमाग में लेके आइए। और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और दिस इज बॉयल्स लॉ। ठीक है जी। और दूसरी बात का ख्याल रखिए जी कि चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशन बताती हैं दो पैरामीटर्स के दरमियान। तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ रही है, तो यहीं से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था जी कि ये बॉयल्स लॉ है। और इसका जवाब भी क्या है जी? बॉयल्स लॉ है। तो ये इंतहाई आसान सवाल था जिसका जवाब आप 10 सेकंड से कम में दे सकते थे, और यकीनन आपको इसका जवाब देने के लिए हिंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। ठीक है जी। तो बॉयल्स लॉ के अंदर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये इनवर्स रिलेशन वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान को शो करता है जी। चार्ल्स लॉ के अंदर मास और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, और ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जबकि एवोगैड्रोस लॉ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, और ये वॉल्यूम और मोल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है जी। तो आपने खास बात इनके दरमियान क्या है जी? कि तीनों ही वॉल्यूम और किसी और पैरामीटर के दरमियान रिलेशन को शो करती हैं जी। ठीक है जी। डायरेक्ट रिलेशन चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर होता है, इनवर्स रिलेशन बॉयल्स लॉ के अंदर होता है जी। और बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान। याद रखिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है जी। और एवोगैड्रोस लॉ ये बड़ी सिंपल है जी, जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशन को शो करता है जी। तो ये सिंपल सा सवाल था जो आपके सामने आया। एमसीक्यूज नंबर 16 को देखने जा रहे हैं, और ये सवाल भी गैस लॉस का ही है। और लिखा हुआ है जी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये भी आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं, और जवाब क्या है जी? एवोगैड्रोस लॉ। क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान जो लॉ रिलेशनशिप को शो करती है वो एवोगैड्रोस लॉ कहलाती है जी। तो एवोगैड्रोस लॉ इसका आंसर है, जो यकीनन आपने जवाब हिंट सुनने से पहले ही आपके दिमाग में आ गया होगा। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के बारे में आपने अभी पीछे वाले सवाल के अंदर पढ़ा, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा इसलिए यहाँ पे 17 क्वेश्चन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी, रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड एज। रेट ऑफ द रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो ये पूछा गया है जी। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा सवाल है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा है जी नन ऑफ दीज। तो रेट होता है क्या है जी? जर्नल जो लिखने का तरीका है वो है जी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। और आप ये जानते हैं जी कि जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही वेरी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त रेट लॉ लिखते हैं तो उस वक्त तो आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ख्याल रखना पड़ता है रेट लॉ को लिखते वक्त, लेकिन रेट की डेफिनेशन को लिखते वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ये यहाँ कोई कंफ्यूजन था तो यकीनन अब आपका दूर हो जाना चाहिए जी। तो कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है जी, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसको रेट कहते हैं जी। और रेट के यूनिट अब आपके सामने हैं, अगर आपको याद नहीं है जी तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। हम ये जानते हैं जी कि रेट को नेगेटिव सिंबल के साथ भी लिखा जाता है और पॉजिटिव सिंबल के साथ भी लिखा जाता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है इसे देख लेते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो ये आपका रिमाइंड हो जाएगा जी। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है जी डिक्रीज। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है, इसलिए अगर आप रिएक्टेंट के हिसाब से रेट को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर dx अपॉन dt के साथ नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यहाँ पे ये सिंबल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज, और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो अगर आप अपने रिएक्शन के रेट को प्रोडक्ट के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो dx अपॉन dt के साथ पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। तो ये नई बात आपने सीखी कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन की क्या अहमियत है। नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के हिसाब से रेट को स्टडी करने के लिए और पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के हिसाब से रेट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर हैसिस लॉ। हैसिस लॉ किस बारे में बात नहीं करती ये आपने बताना है जी। तो लिखा हुआ है जी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि हैस लॉ का असल काम ही हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है, तो इस बात में तो हमें कोई शक है ही नहीं। दूसरा लिखा हुआ है हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन। तीसरा लिखा हुआ है हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग हीट ऑफ कंबशन। और चौथा लिखा हुआ है टू टेल वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अच्छा जी, सबसे अहम बात क्या है जी कि हैस लॉ क्वांटिटेटिवली अप्लाई होती है। यहीं से आपको जवाब मिल गया होगा जी। क्वांटिटेटिव का मतलब है कैलकुलेशन बेस्ड, तो इसका मतलब ये है जी कि कॉमनली, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जी, कॉमनली हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है। जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है जी कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी रिएक्शन के नेचर को जानना ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, और कैलकुलेट करना ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि हैस लॉ क्वालिटेटिवली बात नहीं करती, तो ये आपका ऑप्शन क्या था जी, गलत था, तो वो आपने मार्क किया जी। हैस लॉ है क्या जी, हैस लॉ ये बताती है जी कि अगर आप अपने केमिकल रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करवाएं या आप मल्टी स्टेप में करवाएं जी, तो एंथैल्पी चेंज जो केमिकल रिएक्शन के लिए होगा वो क्या होगा, वो सेम रहेगा जी। तो हैस लॉ आपको ये बताता है जी कि आपको जो केमिकल रिएक्शन है अगर आप उसके अंदर हीट एक्सचेंज की बात करें जी तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। ये डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करवाया जाए या रिएक्शन को मल्टी स्टेप में करवाया जाए, ये सिंपल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपकी हैस लॉ की स्टेटमेंट अब आपके सामने आ गई, और हैस लॉ को हीट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो हीट किसी भी किस्म की हो जी, उसको अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है जी कि ये हैस लॉ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाहे वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे वो हीट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे वो हीट ऑफ कंबशन हो जी, तो ये मुख्तलिफ ही फॉर्म है रिएक्शन को स्टडी करने के जी। तो क्वान्टिटेटिवली अगर आप हीट की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हैस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल आ गया। इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस इज, तुक्का मत लगाइएगा। आपके पास ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं जी, इस फॉर्मूले में से आपने करेक्ट फार्मूला सिलेक्ट करना है जी।
तो आंसर इनका है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपने दिमाग के अंदर लेके आइए और मैथमेटिकली फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपको याद होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच डेल्टा ई बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। जल्दबाजी करेंगे और आपने इस आंसर को सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है कभी ये सही हो सकता है, ये सही हो, लेकिन ये गलत भी हो सकता है जी। तो मैं ज़रा इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ जी, किस तरह सॉल्व करके देखना है, किस तरह कंफर्म करना है कि आंसर यही है या नहीं, इसको देखते हैं जी। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी, डेल्टा ई क्यू माइनस डब्ल्यू है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। साइन कन्वेंशंस का आपने ख्याल रखना है जी, ये इंतहाई अहम है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जी। आप ये जानते हैं जी हीट यानी क्यू पॉजिटिव कब होगी जी, जब ये सिस्टम एंडोथर्मिक इन नेचर होगा, और एंडोथर्मिक का मतलब है जी हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट दी जाए तो क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर सिस्टम से हीट रिलीज होगी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्यू की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। इस तरह वर्क के कन्वेंशन आपको याद होने चाहिए। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब एक्सपेंशन वर्क होगा या वर्क बाय द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, और डब्ल्यू को नेगेटिव कब लिया जाएगा, जब कंप्रेशन वर्क होगा या वर्क ऑन द सिस्टम होगा। तो ये कन्वेंशन अगर आपको आती हैं जी तो आपके लिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इंतहाई आसान है। ये वर्किंग अब आपके सामने है जी। अब आप फैसला करें हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, इसका मतलब ये है जी कि एंडोथर्मिक इन नेचर है, तो आपने क्यू के साथ पॉजिटिव लगाया। उसके बाद लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आपने डब्ल्यू के साथ पॉजिटिव लगाया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आपका जवाब क्या आ रहा है जी, क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसका मतलब है इस जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था जी, क्यू माइनस डब्ल्यू था। तो यहाँ से अब आपको वर्किंग को सीख के इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा जी कि अगर एक्सोथर्मिक होता और ये ऐसा ही रहता तो यकीनन आपका आंसर चेंज होता। ठीक है जी, ये एक्सोथर्मिक होता और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, तब भी आपका आंसर क्या हो जाता जी, चेंज हो जाता। अगर वो कह देते जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क करवाया जा रहा है, तब आपका आंसर ये हो जाता, डब्ल्यू ही ज़ीरो हो जाता जी। तो देखिए आपको चाहिए जी कि आप इसको सॉल्व करके देखें जी। एक नंबर है और एक नंबर इंतहाई कीमती है और इंतहाई आसान है, तो न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे ना जाने दें, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और थोड़ा सा जो 1 मिनट है उस 1 मिनट को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कहीं अगर आप टाइम सेव कर रहे हैं तो कहीं आप टाइम को इस्तेमाल भी करें। तो न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करके देखें और उसके बाद फिर फैसला करें। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपको कहीं कहीं फ़ायदा भी हो सकता है और ज़्यादातर आपको नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके सामने है और ये कि आपके पास लर्निंग पर्सपेक्टिव का सवाल आ गया। एक कंपाउंड का फार्मूला दिया गया है और आपने बताना है जी कि वो क्या है। तो लिखा हुआ है जी डोलोमाइट, चैलोसाइट, कीरासाइट, इप्सम। अच्छा जी, ये अब मैंने बता दिया जी, ये लर्निंग बेस्ड है जी। तो आप ये जानते हैं, अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। और डोलोमाइट आपका कार्बोनेट और है, अगर आपने इस तरह याद रखा है जी, तो इसका आंसर जी डोलोमाइट है। और रिलेटेड कॉन्सेप्ट यही है जी कि ये कुछ फार्मूले हैं, ये अब आपको याद रखने हैं जी। मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा, ये सारे फार्मूले मैंने एक जगह कर दिए हैं जी, जिनका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 से है। आप चैप्टर नंबर 4 के फार्मूले भी इसी तरह एक साथ कीजिए। कुछ तो बहुत ही आसान है, जिस तरह इप्सम है वो आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, MgSO4 है। इप्सम सॉल्ट क्या कहलाता है, .7H2O होता है। चैलोसाइट कॉपर का कंपाउंड होता है जी, इसलिए यहाँ पे CuFeS2 ये चैलोसाइट कहलाता है जी। तो कुछ फार्मूले आपको याद होंगे और कुछ फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जी। तो ये लिस्ट है, इसका आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला इस सवाल को भी बड़े आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते थे जी। तो ये लर्निंग बेस्ड और मेमोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन था। 21 ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब लिखा हुआ है जी मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन है जी फॉलिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स और नन ऑफ दीज। आंसर हिंट क्या है जी, स्टीरॉयड, दिस इज द क्लास ऑफ लिपिड्स। स्टीरॉयड, लिपिड्स आपको पता होना चाहिए लिपिड्स क्या होते हैं।
तो स्टीरॉयड लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है। अब लिपिड्स के अंदर कौन कौन आते हैं जी? तो स्टीरॉयड की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जी? तो कोलेस्ट्रॉल, कॉलिक एसिड, प्रोजेस्टेरॉन, ये अब आपके स्टीरॉयड की एग्जाम्पल हैं। चैप्टर नंबर 10 को जरा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड अब आपको यहाँ पे फॉलिक एसिड स्टीरॉयड है ही नहीं, लिपिड ये बहुत ही जनरल हो गया। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो कोलेस्ट्रॉल है। जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको देखने जा रहे हैं जी। तो कोलेस्ट्रॉल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड that is present in animal tissue. It is also present in blood, present in brain and spinal cord. और यही वो वजह है जी कि कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड। एक्सेसिव क्वांटिटी इंतहाई ख़तरनाक है और ये आपकी ब्लड वेसल को की ब्लॉकेज का बाइस बनती है। कॉलिक एसिड भी कोलेस्ट्रॉल है और इसका सोडियम सॉल्ट आपकी बाइल के अंदर पाया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जी। एंजाइम्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं जी। तो कॉलिक एसिड का क्या काम है जी? वो आपको बता दिया जी कि कॉलिक एसिड एंजाइम है और ये फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कॉलिक एसिड के बारे में अगर आ जाए जी तो ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। फॉलिक एसिड ये विटामिन डी बी की एक किस्म है। तो फॉलिक एसिड का वर्ड आया है जी, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया जी कि फॉलिक एसिड विटामिन बी की किस्म है। तो कॉलिक एसिड के बारे में यहाँ पे आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका ख्याल रखिएगा कि कॉलिक एसिड ये एंजाइम है जो फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर मददगार साबित होता है जी। तो कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टीरॉइड। 22 क्वेश्चन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी ग्राम्स लॉ इज डील विद। ग्राम्स लॉ किससे डील करती है जी? तो ग्राम्स लॉ को का दिमाग का वर्ड आते ही आपको फ़ौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से यकीनन ये डील करती है। फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आना चाहिए जी। फ़ौरन ग्राम्स लॉ को दिमाग में आते ही आपके पास आना चाहिए जी कि ग्राम्स लॉ है क्या जी? It shows the inverse relation between the rate of the diffusion and the density of the square root of the gases. तो जवाब अब आपके सामने है जी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से ये डील करती है जी। स्टेटमेंट क्या है जी? रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ये इसकी स्टेटमेंट है जब आपके सामने है जी। दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने के लिए ग्राम्स लॉ इस्तेमाल होती है जी। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है जी? स्प्रेडिंग ऑफ गैसेस। इफ्यूजन वर्ड इस्तेमाल होता है जी और ये एक डिफ्यूजन की किस्म है। तो डिफ्यूजन को अगर स्मॉल होल के ज़रिए, बारीक से सुराख के ज़रिए करवाई जाए तो इसको इफ्यूजन कहते हैं जी। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के अंदर भी जो फ़र्क है उसका कॉन्सेप्ट अब आपका रिमाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके 23 अब आपके सामने है जी और लिखा हुआ है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? ये ऑप्शन आपके सामने है, अल्केन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ऑल ऑफ अबव। तो इंतहाई आसान सवाल है और यकीनन इसका जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या जी? RMGS की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। तो आपका जवाब क्या है जी? अल्केन है जी, जो आपने जवाब लिखा। तो इंतहाई आसान था और बगैर हिंट के आपने इस बात को पहचान लिया होगा। तो ये कुछ रिएक्शन है जो आपको आपने दिमाग में रखे हैं जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो अल्केन मिलता है। अगर रिएक्शन अमोनिया के साथ और रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाया जाए तो भी अल्केन मिलता है। और ख़ास बात क्या है जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्केन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं जी? सेम होते हैं जी। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाया जाए या अल्काइल अमाइन के साथ करवाया जाए जी तो इसके नतीजे में बनने वाले अल्केन के अंदर जो कार्बन होते हैं जी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा होते हैं जी। और इनकी तादाद कितनी होती है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल हैलाइड या अल्काइल अमाइन के अंदर जो कार्बन है उनको आप गिन लें। उनको गिनने से आपको इन अल्केन के अंदर कार्बन की तादाद पता लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी
इक्वेशंस के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। तो वाटर, अमोनिया और अल्कोहल से बनने वाला अल्केन और अल्काइल हैलाइड और अल्काइल अमीन से बनने वाला अल्केन, इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फ़र्क होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये कुछ अलग चीज़ें हैं जी, क्योंकि नाइट्रोजन के 9 रिएक्शन ये आपकी किताब के अंदर है, तो उनको आपने देख लेना है जी। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन से रिएक्शन करवाया जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस यहाँ पर रिव्यू हुए। क्वेश्चन नंबर 24 जो सेकंड लास्ट है, उसको देखने जा रहे हैं जी। लिखा हुआ है जी, फैट्स ऑन डिकम्पोजिशन इन टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस। तो जब फैट्स डिकम्पोज होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर तो क्या करते हैं जी, क्या हासिल होता है? ऑप्शन 1 इज हीट, ऑप्शन 2 इज एनर्जी, ऑप्शन 3 इज हीट एंड एनर्जी, ऑप्शन 4 इज स्ट्रेंथ। तो जवाब है जी कि फैट्स हैं क्या जी? द फैट्स आर सैचुरेटेड लिपिड्स एंड लिपिड्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जवाब अब आपको मिल गया जी एनर्जी, ठीक है जी, क्योंकि लिपिड्स आर द सोर्सेज। लिपिड्स का मतलब ऑयल हो गया, लिपिड्स का मतलब फैट्स हो गया, लिपिड्स के अंदर आपके स्टीरॉइड्स आ गए, कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड आपका आ गया, और इनका काम क्या है? बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो इसका जवाब क्या है जी? एनर्जी। ऑयल्स क्या है जी और फैट्स क्या है जी? तो दे आर द ट्राइग्लिसराइड्स या दे आर द ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स, ठीक है जी, या क्या है जी? दे आर द ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल्स विद फैटी एसिड। तो ऑयल्स और फैट्स अगर आप इनका केमिकल बात करें जी तो केमिकली दे आर सेम, बिकॉज दे आर द एस्टर्स, दे आर द एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल्स। ग्लाइसरॉल्स का मतलब है जी 3 कार्बन और तीनों कार्बन पे OH का लगा होना, तो ये ग्लाइसरॉल कहलाता है। और फैटी एसिड का मतलब ये है जी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जी। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइसरॉल के दरमियान एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में ऑयल या फैट्स मिलते हैं जी। ऑयल और फैट में फ़र्क क्या है जी? कि ऑयल इज फॉर्म बाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो ये आपका ऑयल कहलाएगा, और अगर फैटी एसिड के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका फैट कहलाएगा। तो ऑयल और फैट के अंदर जो फ़र्क है वो भी अब आपके सामने वाज़ेह हो गया। ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड इन नेचर, इसलिए ये फैट के मुकाबले में हार्मफुल कम होते हैं, ये फैट्स के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जी। और जो फैट्स हैं जी वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये केमिकली लेस रिएक्टिव या केमिकली इनर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल अब आपके सामने है जी, और एंजाइम्स के बारे में सवाल है जी कि व्हाट आर एंजाइम्स। तो लिखा हुआ है जी, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, लिपिड्स इन नेचर और मिनरल इन नेचर। तो आज ही के लेक्चर में शायद आपने ये पीछे पढ़ा है जी। तो जवाब क्या है जी? कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो ये तो इसका काम है जी, और एंजाइम बिलोंग्स टू क्लास ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया जी। एंजाइम्स क्या है जी? आपके प्रोटीन है जी। तो एंजाइम्स क्या होते हैं जी? दे आर द क्लास ऑफ प्रोटीन दैट स्पीड अप या द स्लोज डाउन द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। और एंजाइम्स की खास बात क्या है जी? दे आर द बायोकैटलिस्ट। और इनकी खास बात क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है जी? कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को बॉडी टेम्परेचर पर करवा देते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को रिएक्शन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जी, लेकिन एंजाइम्स इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बेहतर है जी। और उसकी वजह क्या है जी? कि आपकी बॉडी टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98-99 के अराउंड आपका फ़ारेनहाइट के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर ये काम करते हैं, यानी लो टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। दिस इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ बायोकैटलिस्ट विच आर एंजाइम्स।
एंजाइम की एक्टिविटीज़ किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, तो उसकी लिस्ट अब आपके सामने है जी। टेम्परेचर, प्रेशर, एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम्स जिस बायोकेमिकल कंपाउंड पे वर्क कर रहा है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हैं वो किस किस्म की हैं और क्या कोई आइंस मौजूद है, इन तमाम चीज़ों पर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज की क्लास थी और 25 MCQs आपने सॉल्व किए और इन MCQs का ताल्लुक NED के पास्ट पेपर से था। यकीनन आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी क्योंकि MCAT और ECAT की तैयारी के लिए असल चीज़ है जी, वो असल चीज़ है जी कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना, रिवाइज करना। और इन कॉन्सेप्ट को अगर आप MCQs तर्ज पर ही रिवाइज करेंगे, यानी MCQs की प्रैक्टिस कर कर रिवाइज करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए इन लेक्चर को जो डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर हम आपको MCQs को सॉल्व करवाएंगे जिनको पास्ट पेपर से उठाया जाएगा और उन MCQs को सॉल्व करवा के उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ आप MCQs को सॉल्व ना करें बल्कि उनसे मुंसलिका कॉन्सेप्ट पर भी आपको अबूर हासिल हो जी। तो आज हमने NED के पास्ट पेपर को सॉल्व किया। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि NED का पास्ट पेपर, NED के पेपर्स किस तरह से आता है। तो कुछ चीज़ें आपने क्या करनी है जी, समराइज़ करनी है। तो एक जैसी चीज़ों को आप समराइज़ करें, कुछ चीज़ें आपके याद करने वाली हैं, उन चीज़ों को आप याद करें। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें जी, ठीक है जी। और रिलैक्स रहें, जितने ज़्यादा आप MCQs को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा जी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे जी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर को उठाएं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक पास पेपर हो गया तो हमारी कोशिश होगी कि अगले लेक्चर के अंदर हम मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर को उठाएं और इंशाअल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें और अगर किसी MCQs के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो तो भी आप मुझे टेक्स्ट करें और कुछ और सवाल जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे आप वो भी मुझे टेक्स्ट करें ताकि उनको भी हम लेक्चर के अंदर इंक्लूड करें। तो जितनी ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह तमाम ही स्टूडेंट्स को जो आपके मकासद हैं उनमें कामयाब करें और जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप दाखिला लेना चाह रहे हैं अल्लाह ताला आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला नसीब फरमाए। थोड़ा सी तवज्जो है, थोड़ी सी मेहनत है, MCQs को सॉल्व करें और कमांड को अपनी आप बढ़ाएं। जितने ज़्यादा MCQs को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।